Good morning all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 15th of February. So on the first page there are two news which we are going to discuss. So first news, what the title of the first news says, IT team survey BBC offices over violation of laws. So यहाँ पर BBC जो एक मीडिया पब्लिशिंग हाउस है, न्यूज़ पब्लिशिंग हाउस है और इसकी फुल फॉर्म BBC स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उनके दिल्ली और बॉम्बे के जो ऑफिसेज है यहाँ पे इनकम टैक्स ने सर्वे किया है। हमेशा हम देखते हैं कि इनकम टैक्स यहाँ पे रेड करता है, बट यहाँ जो बात आ रही है दैट इज़ अबाउट सर्वे। अब यहाँ पे क्या सर्वे है, क्यों ये बेसिकली किया गया, अगर कल का हम पूरा यहाँ पर प्रकरण समझे बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, तो व्हाट हैज़ हैपेंड हियर कि देयर आर नियरली 20 इनकम टैक्स ऑफिशियल्स, दे हैड रीच्ड टू द ऑफिसेज ऑफ BBC कॉर्पोरेशन, जो दिल्ली वाला जो ऑफिस है वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके दोस्त पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग देयर उनको बोल दिया कि, और कुछ लोगों के लैपटॉप्स वगैरह भी सीज कर दिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स, और बाकी लोगों को बोल दिया घर जाओ। और जो लोग कह सकते हैं दिन वाली शिफ्ट में आना चाहते थे उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए। तो ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ और किस तरीके से यहाँ पर क्या ऐसे एलिगेशन है या किस तरीके से यहाँ पर ये सर्वे नहीं है, ये सर्वे है एक रेड नहीं है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम समझेंगे। सो बेसिकली यहाँ क्या हुआ है, एक सबसे बड़ा यहाँ पर जो क्योंकि BBC के ऊपर पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्री आई थी उसके काफ़ी कंट्रोवर्सी में यहाँ पर आया था, काफ़ी लोगों ने उनका सपोर्ट किया BBC का, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अगेंस्ट में थे, तो ये पूरी कहानी चल रही। बट ये उससे थोड़ा अलग है। बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है कि BBC के ऊपर ऐसे एलिगेशन है दैट दिस इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर प्राइजिंग रूल्स, दैट दिस इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर प्राइजिंग। सो व्हाट इज ट्रांसफर प्राइजिंग? ट्रांसफर प्राइजिंग का एक छोटे से एग्जांपल के तहत समझ से उससे हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि हालांकि दीज आर मेरे एलिगेशंस, अभी कुछ ऐसा पक्का पता नहीं लगा कि क्या BBC जो है ट्रांसफर प्राइजिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है। सो ट्रांसफर प्राइजिंग की मैं बात करता हूँ तो उसका सिंपल मीनिंग हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मानिए BBC है, BBC एज वी आर ऑलरेडी अवेयर मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड पुराना है, 1922 में यहाँ पर फॉर्म हो चुका था। तो BBC की बहुत सारी अलग अलग जगह ऑफिसेज है, दैट मीन्स बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑफिसेज है, हम बोल सकते हैं इंडिया में ऑफिसेज है, UK में है, सिंगापुर में, अलग अलग देशों में यहाँ पर BBC के ऑफिसेज है। अब सपोज एक एग्जांपल मानते हैं जहाँ पे मान लीजिए कि BBC जो है यहाँ पे सपोज, क्योंकि BBC सर्विस रिलेटेड सर्विस इंडस्ट्री में यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पे इंडिया में वी आर ऑलरेडी अवेयर कि इंडिया में कंपेरेटिवली टैक्सेशन ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करते हैं सिंगापुर या दूसरे कंट्री से तो टैक्सेशन ज़्यादा है। तो ऐसे में फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्रोडक्ट है जो BBC फॉर एग्जांपल जो इंडिया की जो कंपनी है वो अगर यहाँ पे सेल करती है तो उसको फॉर एग्जांपल कुछ एक परसेंटेज ऑफ टैक्स देना पड़ता है। सपोज एक मानते हैं कि इंडिया की जो कंपनी है वो यहाँ 100 रुपीज़ में बेचती तो कुछ टैक्स लगता है और वही सिंगापुर में लगता है तो कंपेरेटिवली टैक्स कम लगता। अब यहाँ पर क्या होता है, सपोज आप ऐसा समझिए दिस पर्सन मिस्टर X जिन्होंने कुछ डिमांड किया है कि मुझे ये सर्विस चाहिए BBC की। अब हो क्या सकता है कि उस सर्विस को यहाँ पर कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, अगर इंडिया वो सर्विस प्रोवाइड करता है डायरेक्टली यहाँ पर इंडिया उस सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब ये है कि पहले सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया में वो चीज़ 100 की है तो इंडिया ने क्या किया, उसको मान लीजिए 200 रुपीज़ में किसको बेचा, सिंगापुर की जो उनकी BBC का जो ऑफिस है उसको सेल किया। ये बेसिकली ट्रांजेक्शन हुआ और उसके बाद सिंगापुर की जो कंपनी उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल उसको 200 में परचेस करके 400 में सेल कर दिया, किसको, पर्सन मिस्टर X को। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो प्रोडक्ट इंडिया डायरेक्टली 400 में, जो इंडिया की जो BBC है उसके जो ग्रुप है वो डायरेक्टली उस मिस्टर X को 400 रुपीज़ में बेच सकता था, बट वैसा हुआ नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, थ्रू ट्रांसफर प्राइसिंग, क्योंकि आपके बहुत सारी ब्रांचेज है तो ऐसा एलिगेशन है BBC के ऊपर कि BBC ने थ्रू ट्रांसफर प्राइसिंग दैट मीन्स कि उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को पहले सिंगापुर की अपनी ब्रांच में यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किया और फिर वहाँ से उसको सेल किया। तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो एक्चुअल में इंडिया को टैक्स मिलना चाहिए था दैट इज़ 400 रुपीज़ तो मिलना चाहिए था, बट एक्चुअल में मिला कितने पे, 200 रुपीज़ पे। तो इस तरीके से टैक्स को बचाने के लिए काफ़ी सारी कंपनी इस तरीके के मतलब कह सकते प्रकरण में इन्वॉल्व रहती है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पे जो हमारे इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने यहाँ पर सर्वे किया है और उस सर्वे में अभी ये पता लगाना चाह रहे हैं कि क्या BBC जो है ये ट्रांसफर प्राइजिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है। ऐसे कुछ उनके ऊपर एलिगेशंस थे, एलिगेशंस दैट मीन्स कुछ सोर्सेज थे, उसी के बाद यहाँ पे ये रेड हुई है और इसी के बारे में पूरा बताया गया। और इससे हमने समझा कि बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, बेसिकली टू इवेजन ऑफ टैक्स की, टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि डायरेक्टली अगर मिस्टर X अगर कोई सर्विस लेना चाहता है तो वो इंडिया भी उनको दे सकता है, इंडिया की जो BBC कंपनी है, बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में टैक्स ज़्यादा है और कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, और जो सिंगापुर है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि उसमें टैक्स कंपैरेटिवली कम लगता है तो टैक्स की भी बचत होगी और अल्टीमेटली आप ही की एक सब्सिडरी कंपनी में उस चीज़ को सेल किया, फिर वहाँ से उसको बेच दिया गया और रादर देन डायरेक्ट सेलिंग हो सकती थी और 400 रुपीज़ में इंडिया को टैक्स मिलता। सो दिस
दिस वॉज अबाउट द होल इशू जो यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन यहाँ पे मिस्टर भाटिया, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई यहाँ पे कि किस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो इमेज है उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए यहाँ पर बीबीसी ने स्टेप लिया, उन सब के बारे में बताया। बट बेसिकली यहाँ पर ये सर्वे होने का रीज़न कहीं ना कहीं ट्रांसफर प्राइसिंग था और वो हमने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया। हम यहाँ पर किसी भी तरीके की पॉलिटिकल न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे रिगार्डिंग दिस। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते। सेकेंड न्यूज़ दैट इज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। सो व्हाट द न्यूज़ सेज, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव इन जम्मू एंड कश्मीर हॉल्टेड आफ्टर सेंटर स्टेप्स इन। सो यहाँ पे पिछले कुछ समय से अगर हम देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A जम्मू कश्मीर क्या बन चुका है, एक यूनियन टेरिटरी अभी करंटली, ठीक है। बट अब पिछले कुछ समय से यहाँ पे, क्योंकि उसको अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी तो उसको पूरा कंट्रोल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो यहाँ पर करते हैं। अगर कोई स्टेट है तो उसको कंट्रोल गवर्नर करते हैं, पूरा देखते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, और वहाँ पे गवर्नर होते हैं। और वही अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, LG। सो अभी यहाँ पे जो LG है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने पिछले कुछ समय पहले हमने देखा था कि ये फरमान जारी करा था कि जितने भी, दैट इज मनोज सिन्हा जी, उन्होंने फरमान जारी करा था कि जितने भी लोगों के पास इलीगली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ है, या 1990s में हम अगर बात करें तो काफ़ी सारे लोगों ने पलायन किया था, काफ़ी सारी हिंदू फैमिलीज़ ने जम्मू कश्मीर को छोड़ा था, और इसी वजह से अंडर रोशनी एक्ट क्या हुआ, काफ़ी लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज़ को इलीगली वहाँ पर कैप्चर कर लिया, उनकी ओनरशिप पोजीशन यहाँ पे ले लिया। तो अब वहाँ पे जिन लोगों ने इलीगली यहाँ पर सरकार की प्रॉपर्टी या कुछ लोगों की प्रॉपर्टी इलीगली ऑक्यूपाई करी, उनको वापस से लिया जा रहा है। किस तरीके से, अगर सरकार को पता चला कि प्रॉपर्टी के मालिक वो नहीं है तो उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, और डॉक्यूमेंट नहीं होते तो अल्टीमेटली उनके ऊपर यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव यहाँ पर ऑलरेडी बुलडोजर के थ्रू यहाँ पर पूरा काम हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ, पिछले कुछ समय से जिस तरीके से चल रहा था, अब यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट आया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आया है कि आप प्रॉपर उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब उनको बोलने का समय दीजिए, प्रॉपर उनके डॉक्यूमेंट चेक करिए, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते फिर आप इस तरीके के डिमोलिशन के ड्राइव को यहाँ पर स्टार्ट करिए, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बताया गया। बट जब हमने जम्मू एंड कश्मीर के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे इस बारे में बात की, मतलब इस न्यूज़ में यहाँ पर बता रखा है, तो उसमें ये क्लियरली यहाँ पर बताया गया कि हमें इस तरीके की कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यहाँ पर जानकारी नहीं आई है, और हमारा जो डिमोलिशन ड्राइव है हम उसको यहाँ पर कंटिन्यू रख रहे हैं। और ये इससे क्लियरली हमें पता चलता है कि किस तरीके से आफ्टर दिस 1990s में जो पूरा पलायन हुआ, काफ़ी सारे हिंदू फैमिलीज़ को वहाँ से जाना पड़ा, तो उसके बाद कैसे लोगों ने इलीगली यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज़, मतलब जो है दूसरे लोगों की प्रॉपर्टीज से उसको इलीगली यहाँ पर ओनरशिप ले ली। सो इसी वजह से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव इन जम्मू कश्मीर हॉल्टेड आफ्टर सेंटर स्टेप्स इन, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरवीन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज द सिटी पार्ट, दिस वी कैन स्किप, 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट न्यूज, US Air Force's B-1B Lancer lands at Aero India 2023 in बेंगलुरु। सो यहाँ पर 13 फरवरी 2023 से 18 फरवरी 2023 को 3 तक चलेगा यहाँ पर हमारा एरो इंडिया 2023 जो यहाँ पर बेंगलुरु में हो रहा है। सो ये बेसिकली एक डिफेंस का एक्सपो है हमारा, जिसमें हमारी जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। और ना केवल इंडिया की, इसका इनॉग्रेशन में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ पर थे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, उसके साथ दूसरे लीडर्स, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ काफ़ी सारे ऑफिशियल्स, सभी लोग वहाँ पे थे, और इवन कर्नाटका के CM भी यहाँ पर मौजूद थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इससे इंडिया जिस तरीके से पिछले कुछ समय में इंडिया ने डिफेंस में बहुत अच्छी यहाँ पर छलांग लगाई है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है, और अंडर आत्मनिर्भर भारत यहाँ पे खुद ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस न्यूज़ की अगर बात करें तो एरो इंडिया यहाँ पर ये जो शो चल रहा है, इसमें US की साइड से भी जो हैवी बॉम्बर्स है, दैट इज B-1B लैंसर, वो भी यहाँ पर 2 आए हैं, और उन्होंने अपने थ्रू कह सकते हैं डिफेंस कैपेबिलिटी यहाँ पर दिखाई। और US की जो एयरफोर्स है उसमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो उनका एयरक्राफ्ट है उसमें यहाँ पर लैंसर को यहाँ पर माना जाता है। तो उनका ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम आया, इसके पहले भी हमने देखा था लास्ट 2001 में, क्योंकि हर 2-2 साल में ये एक्सपो होता है हमारे देश में, तो उस समय भी जो इनॉग्रल सेशन था उसमें US की साइड से लैंसर आया था। तो दिस शोज़ कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पर इंडिया ने अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात की जाए, प्रचंडा की बात की जाए, तेजस की बात की जाए, सबको वहाँ पर डिफेंस एक्सपो में यहाँ पर दिखाया है प्रदर्शनी के लिए। और इवन जिस तरीके से यहाँ पर एज यू कैन सी दीज आर फ्लाइंग, तो इन द सेम वे इंडिया ने भी अपनी
जो डिफेंस में अलग अलग एयरक्राफ्ट से अलग अलग कह सकते हैं जो आर्सेनल है अपने पास, उन सबको यहाँ पर दिखाया है। उससे अल्टीमेटली हमारी जो डिफेंस की कैपेबिलिटी है उसमें और इजाफा यहाँ पर होता है। और क्योंकि यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, नियरली ऐसा बताया जा रहा है कि 100 कंट्रीज़ से डेलीगेशन यहाँ पर आ रहा है, लगभग 5 लाख लोगों को यहाँ पर आने का है। तो उससे क्लियरली यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर जाने वाला है कि इंडिया किस तरीके से डिफेंस में यहाँ पर बढ़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बताया कि किस तरीके से US में एयरबेस से डायरेक्टली यहाँ पर बेंगलुरु में आया, वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है। वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे डिफेंस एक्सपो, सॉरी एयर एक्सपो यहाँ पे जो हो रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें काफ़ी सारे जो फाइटर जेट्स और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दिस वी कैन स्किप। ओके, सो टुडे विल बी डिस्कसिंग 3 एडिटोरियल्स। ओके, सो व्हाट द टाइटल ऑफ द फर्स्ट एडिटोरियल सेज, द अडानी स्टोरी एंड इंडियन नियो लिबरलिज्म। सो यहाँ पे क्या यहाँ पर टाइटल बात कर रहा है, और बेसिकली यहाँ पर क्या है, इन द इनिशियल फेज वॉट द ऑथर हैज साइडेड कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है दैट इज हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे अडानी ग्रुप के शेयर बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गए। अगर आप देखें अडानी ग्रुप की जो पेरेंट कंपनी है, अडानी ग्रुप की जो और बाकी सब्सिडरीज है, उन सबके शेयर मार्केट में प्राइजेज यहाँ पर डिक्रीज हुए। अल्टीमेटली गौतम अडानी जी उनको यहाँ पर लगभग $100 बिलियन के यहाँ पर नेटवर्थ का यहाँ पर लॉस हुआ है आफ्टर दिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जो कि US बेस्ड कंपनी इससे 2017 में ही यहाँ पे अपना काम की शुरुआत यहाँ पे करी थी, विच इज़ इन्वॉल्व इन शॉर्ट सेलिंग। अब यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे सबसे पहली चीज़ 2 बात बोली, अपन दोनों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फिर पूरे इस एडिटोरियल को समझेंगे बेसिकली ऑथर यहाँ पर क्या बोलना चाहता है। फर्स्ट इज दैट the gravity defying climb in market value of the listed companies was accompanied by an expansion of the physical assets of the group that in the same short span of time displays well entrenched business group that dominated India's corporate sector. That kind of rise that happened, that means कहने का मतलब ये, क्योंकि जब से यहाँ पर ऑनरेबल मोदी गवर्नमेंट की सरकार आई है, NDA 1 की सरकार आई है 2014 में, तो उसके बाद हमने देखा कि, और इवन अभी कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी साइट की गई थी कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से अगर हम देखते पिछले 7-8 साल में, 10 साल में, 9 साल में, जिस तरीके से गौतम अडानी जी की जो नेटवर्थ है वो एकदम बहुत ट्रेमेंडस वे में बढ़ गई, तो उससे ये दिखता है कहीं ना कहीं कैपिटल इंटेंसिव जो सेक्टर है इन सब में यहाँ पर बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये मेजर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप सेक्टर्स रहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसी वजह से ऑथर ने फर्स्ट पॉइंट ये हाईलाइट किया है। देन सेकंड की बात की जाए, that the growth of Adani Group occurred through investment large in capital intensive infrastructure areas, power generation, मतलब आप ये देखिए पावर सेक्टर की बात की जाए, पावर जनरेशन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स, बिसाइड्स माइनिंग, मेटल्स, ये सब ऐसे सेक्टर है जहां मेजर रोल या तो गवर्नमेंट के पास है या फिर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसका कंट्रोल मेजरली गवर्नमेंट के पास रहता है, वही सेक्टर रहता है। बट यहाँ पे पिछले कुछ समय में गौतम अडानी जी की जिस तरीके से नेटवर्क बढ़ी है, उनका जिस तरीके से ओवरऑल पोर्टफोलियो है, जिस तरीके से काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने अपना बिजनेस को फ्लरिश कर दिया है, तो और इसमें मोस्टली बिजनेस वैसे है जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी वजह से ऑथर ने यहाँ पर ये क्वेश्चन किया है कि क्या ये सरकार अल्टीमेटली यहाँ पर इन्वॉल्व है, और उन्होंने कहीं ना कहीं उनका एक सरकार का क्या एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर गौतम अडानी जी की जो ओवरऑल नेटवर्थ यहाँ पर बढ़ी है उसमें। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये ऑथर ने क्वेश्चन किए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते, 1 सेकेंड, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो बताया द फेवरेबल फैक्टर्स। इसमें बेसिकली क्या बताया गया कि किस तरीके से ओवरऑल कह सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली। बट पहले पिछली कुछ सरकारों में अगर बात की जाए, यूपीए गवर्नमेंट की यहाँ पर ऑथर ने बात की, तो उस समय हमारे यहाँ पे किस तरीके से ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट था और किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो पिछले कुछ समय में डेवलपमेंट तो हुआ, बट कुछ लोगों को यहाँ पे क्या सरकार यहाँ पर फायदा पहुँचाना चाह रही है, इसको भी यहाँ पर ऑथर ने बार बार यहाँ पे रिआइट्रेट किया। देन ओवरऑल पूरी सिचुएशन यहाँ पर बताई गई कि किस तरीके से यहाँ पर जॉब्स की सिचुएशन हो रही है, किस तरीके से यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आज के समय में अगर कंपनीज को पैसा चाहिए मास लेवल पे तो अल्टीमेटली उनको शेयर्स इशू करने पड़ते हैं या लोगों से पैसा यहाँ पर डिमांड करना पड़ता है। तो आप लोगों का पैसा यहाँ पर बहुत यहाँ पर ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने लोन्स काफ़ी ले रखे हैं, और ये चीज़ हमें गौतम अडानी जी के केस में भी यहाँ पर देखने को मिली। और अल्टीमेटली सरकार का भी ये पुश है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट मीन्स कैपेक्स के ऊपर बहुत फोकस करिए, और अल्टीमेटली ये सब सेक्टर्स जहाँ पे अडानी जी कंपनीज़ ने, ग्रुप कंपनीज़ ने यहाँ पर जिसमें इन्वेस्ट किया है वो भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो अल्टीमेटली आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट करके, लोगों से पैसा लेके उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर हेल्प कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर बिल्डअप कर रहे हो, और सरकार का भी पुश इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो आपको डायरेक्टली क्या बहुत ईजिली आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन आपका ईजिली हो रहा है, आपको क्लियरेंसेज बहुत ईजिली मिल रहे हैं, और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी यहाँ पर इतना ग्रो कर पाएँ, ऐसा यहाँ पर ऑथर का मानना है। देन इसी के
साथ साथ इसमें ऑथर ने जो हमारी यहाँ की नियो लिबरल पॉलिसी है वो किस तरीके से यहाँ पर हेल्प कर रही है और किस तरीके से काफ़ी सारे जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, LIC की यहाँ पर बात की गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की गई कि उन्होंने किस तरीके से अपना एक मेजर पोर्शन की अगर बात की जाए वो अडानी ग्रुप की कंपनीज में यहाँ पर इन्वेस्ट किया। तो वो भी ऑथर ने रिआइटरेट किया कि अल्टीमेटली वो भी जो फंड्स है वो लोगों का ही फंड्स है। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली लोगों के पैसे से आप बिजनेस कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आप बहुत पैसे यहाँ पर लगा रहे हैं, जिसमें सरकार का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पुश है। तो ये यहाँ पर ऑथर ने बताया। देन इसी के साथ साथ यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी नाम लिया कि किस तरीके से दोनों के बीच में रिलेशन है, उनको ऑथर ने यहाँ पर साइड किया कि किस तरीके से यहाँ पर गौतम एस अडानी जी की प्रॉपर्टी में या ओवरऑल नेटवर्थ में एक बहुत बड़ा यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिली। और इसी के साथ साथ एंडिंग कंक्लूजन रिमार्क की अगर बात की जाए तो उसमें यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने एक रिपोर्ट के आधार पर हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इनकी नेटवर्थ यहाँ पर नीचे आ गई, मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो एकदम से क्रैश डाउन हो गया, इन्वेस्टर्स ने कहीं ना कहीं अपना पैसा खींच लिया। तो अल्टीमेटली ऑथर का भी ये मानना है कि रिपोर्ट सही है गलत है दैट इज अंडर स्क्रूटिनी, वो हमारे अंडर में नहीं है, बट एक रिपोर्ट का ऐसा आना जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट और इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स का, इवन इंडियन इन्वेस्टर्स का एकदम से अडानी ग्रुप की कंपनीज में एकदम से कॉन्फिडेंस को शेकन अप कर देना या कॉन्फिडेंस खो देना, दैट अल्टीमेटली इज ए सिग्नल कि नाउ इट्स हाई टाइम कि यहाँ पे अडानी ग्रुप की कंपनीज को या इवन गवर्नमेंट किस तरीके से यहाँ पे काम करे, उनको और रिस्ट्रक्चरिंग की यहाँ पर आवश्यकता है सो दैट एक बेटर सिचुएशन यहाँ पर हो। दो अडानी ग्रुप के अगर रिसेंट देखें जिस तरीके से उन्होंने कुछ लोन्स थे नियरली $1.1 बिलियन के, उसका रीपेमेंट पहले ही कर दिया और काफ़ी सारी चीज़ें की जा रही है रिस्ट्रक्चरिंग की। इवन एक US की लॉ फर्म को भी यहाँ पर हायर किया गया आफ्टर सीकिंग दिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट। बट अल्टीमेटली दिस इज जस्ट ए मेयर एग्जाम्पल कि किस तरीके से पिछले कुछ समय से पूरी कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पर हुई है, उसको ऑथर ने हाईलाइट किया और उसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, सरकार का जो पैसा है, उसको यहाँ पर ऑथर ने कहीं ना कहीं उसकी बात करी है। Then second editorial, what the title of the second editorial says, shaping a more disabled friendly digital ecosystem। So यहाँ पे ऑथर ने शुरुआत करी है कि कितने लोग हमारे देश में डिजिटल मतलब ओवरऑल इम्पेयर्ड है या कह सकते हैं उससे यहाँ पे डिसेबल्ड कितने लोग हैं उनकी यहाँ पर शुरुआत करी है। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया, बट ऑथर का डायरेक्टली यहाँ पर रिमार्क किसके खिलाफ था, दोज पीपल हु आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक सेवी लोग हैं जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और वो किस तरीके से उसके पूरे प्रॉपर यूसेज नहीं जानते और किस तरीके से उनका डेटा या अदर इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है और वो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा यहाँ पर अलार्मिंग सिचुएशन है। जो दोनों ऑथर्स हैं उन्होंने यहाँ पर बेसिकली पिछले कुछ समय में कुछ रिपोर्ट साइट करी, कुछ यहाँ पे एक सर्वे खुद के बेसिस पे किया, फिर उसको यहाँ पर रिलीज़ भी यहाँ पर किया गया बाय द यूनियन मिनिस्ट्री। तो उस रिपोर्ट्स में के आधार पर जो बताया गया कि 4 out of 10 कंपनीज विच आर इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स, कि जिस तरीके से लोगों को डिजिटली इम्पेयर्ड करना और प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन सेफ्टी उन सबको यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा जा रहा, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज हो जाता है। उसी के साथ साथ ऑथर ने ये भी बोला कि स्पेशली इवन आफ्टर दिस कोविड-19 पैंडेमिक अगर हम देखें हमारा इंटरनेट के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति हमारा जो रुझान है, इवन बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है, ऐप्स जो है, उसमें हमारा यूसेज यहाँ पर बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे में उनको किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करें, कैसे कंट्रोल करें, किस तरीके से एक, क्योंकि बेटर मैकेनिज्म हो उसमें लोगों को भी साथ में आना पड़ेगा और इवन जो कंपनीज है उनको भी यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे उस पर काम करना पड़ेगा। तो ऑथर ने बोला कि जितनी भी ये 10 कंपनीज थी जो एप्स कंपनीज थी, उनके नाम भी यहाँ पर दे रखे, दैट इज जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, फोनपे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। ऑल दीज आर एप्स आर दोज जिनको हम कहीं ना कहीं मोर और लेस थोड़ा यहाँ पर यूज़ करते ही। तो उनके बारे में ऑथर ने पूरी एक रिसर्च यहाँ पर करी और उस रिसर्च में जिस तरीके से रिपोर्ट्स है उसके बाद ऑथर ने बताया कि a report found that 4 out of 10 apps ranked low, 5 were in the medium category और एक ने अच्छा परफॉर्म किया। बट अल्टीमेटली यहाँ पे ऑथर ने बोला कि दैट द ओनली ऐप विच सेंट ए रिप्रेजेंटेटिव वाज द वन रैंक्ड इन द हाई इन द इंडेक्स। दैट मीन्स जब इनकी पूरी रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट के बाद ऑथर ने बोला कि हम पूरी एक मीटिंग करना चाहते हैं जहाँ पे जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑल दीज 10 कंपनीज ये वहाँ पे आते हैं। बट ऐसे में उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि सबसे जो सही सिचुएशन में जो था वो व्हाट्सएप था, बट व्हाट्सएप के ही लोग वहाँ पे आए, बाकी जो कंपनीज के लोग थे वो वहाँ पे कहीं ना कहीं आए नहीं। तो दैट क्लियरली इज ए सिग्नल कि यहाँ पे हमें क्लियरली या इवन सरकार को यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए और इवन मिनिस्ट्रीज़ को और इवन लोगों को कि किस तरीके से ये जो ऐप्स है जिनका यूसेज यहाँ पर बहुत बढ़ता जा रहा है, हमारे सेक्टर में हमको ग्रॉसरी यहाँ पर मंगानी है, हमको कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करना, हर चीज़ में हमारी डिपेंडेंसी ऑनलाइन सेक्टर पे यहाँ पे बहुत हो चुकी है। तो यहाँ पे
ऑथर ने यहाँ पर साइड किया कि जिस तरीके से AI का यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर बहुत यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी वजह से जिस तरीके से पिछले कुछ समय में हमारा इंटरनेट के प्रति इंटरनेट यूसेज यहाँ पर बढ़ा है और इंटरनेट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि उसका एक्सेस जो है हमारे लिए ईज़ हुआ है, बट उसके साथ साथ कह सकते हैं उसका जो कास्केडिंग इफेक्ट है कि उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, रिपरकशन आ रहा है और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, उसको भी यहाँ पे कंपनीज़ को यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर साइड करना चाहिए, उसका ध्यान रख के डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉपर स्टेप लेने की आवश्यकता है, ये ऐसा ऑथर का यहाँ पर मानना है। देन एज आई टोल्ड यू टुडे विल बी डिस्कसिंग 3 एडिटोरियल्स, एक और एडिटोरियल पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट लद्दाख। सो व्हाट द टाइटल सेज, लद्दाख अ फ्रेजाइल रीजन नीड्स ऑटोनॉमी। जब से हमारे देश में लद्दाख की अगर बात की जाए, जो जम्मू कश्मीर से सट के इलाका है, तो वहाँ पे लोगों की काफ़ी समय से डिमांड थी कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट हुआ करते थे। तो लोगों का, लद्दाख के लोगों का स्पेशली मानना था कि हम छोटा सा हमारा जो है, अब तो यूनियन टेरिटरी है, तो हमारी डिमांड्स बहुत कम है, अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे लोगों के लिए जो ट्राइबल पॉपुलेशन है मोस्टली उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, तो ये सब वहाँ के लोगों की डिमांड्स थी। बट यहाँ पे पिछले कुछ समय से अगर हम देखें, पहले बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35 हमेशा से इनके द्वारा, लद्दाख के लोगों के द्वारा माना जाता था कि आप बार बार कश्मीर की बात करते हैं, उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं और लद्दाख को साइड लाइन कर देते हैं। बट नाउ अब क्या हुआ, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35 फाइनली क्या हुआ कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे यहाँ पर ये डिसीजन आया तो लद्दाख के लोगों ने काफ़ी इसको वेलकम किया, खुशियाँ मनाई, मिठाई बांटी, ये सब यहाँ पे हुआ, सेलिब्रेशन हुए। बट जैसे जैसे समय बीतता गया वो सेलिब्रेशन कम होते गए, क्योंकि अब वहाँ के लोगों का अल्टीमेटली काफ़ी सारे लोग, स्पेशली सोनम वांगचुक जी की यहाँ पर बात की गई, जिनके ऊपर पूरी 3 इडियट्स मूवी यहाँ पर बनी है, वो बीच में फास्ट पे चले गए थे। और आज काफ़ी सारे लोग दिल्ली में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम लद्दाख, मतलब लद्दाख से काफ़ी सारे लोग दिल्ली आ रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट कि हमें यहाँ पर स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाए या फिर 6th शेड्यूल में यहाँ पर डाला जाए, जिसमें अभी तक केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रहते हैं, जहाँ पे EDCs को सेटअप किया जाता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को, सो दैट फंक्शनिंग, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सब बहुत ईजी हो जाता है। तो ऐसा क्या हो गया पिछले 2-3 साल में कि जिस तरीके से 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35 के बाद लोग काफ़ी खुश थे, अब इतनी खुशी यहाँ पर नहीं है और लोग चाहते हैं हमको स्पेशल स्टेटस दिया जाए। तो ऐसा लद्दाख के द्वारा डिमांड किया जा रहा है। सरकार ने हालांकि पिछले कुछ प्रोमिसेस में उन्होंने बोला जरूर था कि हम डेफिनेटली सीकिंग की कुछ कर सकते हैं क्या 6 शेड्यूल से रिलेटेड, बट पिछले कुछ समय में ऐसा सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया। अब लद्दाख के लोग, इवन विद इन लद्दाख की बात की जाए, इवन आउटसाइड लद्दाख दिल्ली में अगर बात की जाए, नाउ दे हैव स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग कि हमें हमारे डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब चीज़ हो, सरकार यहाँ पे काफ़ी काम कर रही है, बट अ लॉट नीड्स टू बी डन। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो और इसी वजह से हमको कुछ स्पेशल स्टेटस दिया जाए, और उसकी बात बार बार, दैट इज 6 शेड्यूल की बात बार बार यहाँ पर की जा रही। तो ऑथर ने पूरे इस एडिटोरियल में यही बात की, 6 शेड्यूल की यहाँ पर बात की, जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है लद्दाख की, उसकी बात की, लद्दाख में जो 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लेह और करगिल, उनकी बात की। दैट अल्टीमेटली एज ए सिग्नल अगर यहाँ पे बात की जाए तो लद्दाख के लोगों का अब ऐसा मानना है कि हमें स्पेशल स्टेटस की यहाँ पर आवश्यकता है, और वो हमें जब मिलेगा तो हमारा और बेटर डेवलपमेंट यहाँ पे हो पाएगा। अदरवाइज दो आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, हम उससे खुश हैं, आपने हमको जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया, ये हमारी काफ़ी समय से डिमांड थी, वो भी आपने कर दिया, बट अब कहीं ना कहीं हमारी डिमांड ये है कि हम चाहते हैं कि हमें 6 शेड्यूल में दिए जाए, ताकि कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हमारे पास हो, ताकि और डेवलपमेंट यहाँ पे हो सके। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने बताई है कि किस तरीके से लद्दाख AHDC सिंस 1995 सब चीज़ें पुरानी बता रखी है, बट अल्टीमेटली हमें इस एडिटोरियल का अगर क्रक्स समझना है तो ऑथर यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ पर दैट मीन्स लद्दाख को यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेजेस देने चाहिए, प्रेफरेंसेस, सो दैट वहाँ के लोग और ज़्यादा कह सकते हैं हैप्पीली यहाँ पर रह सके। सो दिस वॉज अबाउट दिस होल एडिटोरियल। लद्दाख से रिलेटेड पहले भी हमने कुछ एडिटोरियल्स पढ़े। ओके, सो नेक्स्ट इज द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट रिजर्व। यहाँ पर हमें पता चला है जम्मू कश्मीर में, और उसकी जानकारी जो कह सकते हैं कि राइजी जो रीजन है, जम्मू रीजन, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है उसके जस्ट ऊपर नॉर्दर्न साइड में आता है राइजी, वहाँ पे हमें लिथियम रिजर्व्स 5.9 मिलियन टन्स के यहाँ पर मिले। ये जानकारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर दी है, इसका फॉर्मेशन 1851 में हुआ था। इनिशियली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो फोकस था वो कुछ सेक्टर्स में स्पेसिफाइड था, बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया अब यहाँ पे जियोलॉजिकल सेक्टर्स काफ़ी सारे जो हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स है उस पर यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे लिथियम की अगर बात की जाए तो लिथियम में इंडिया की डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा है, और पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हम यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल से जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो लिथियम आयन बैटरीज आपने सुनी होगी किस तरीके से उसका यूसेज बढ़ रहा है। काफ़ी सारे सेक्टर्स में हमने बोला है कि जो व्हीकल्स है उसमें हम जो हमारी डिपेंडेंसी है उसमें हमें 2030 तक काफ़ी सारे व्हीकल्स को यहाँ पर क्या करना है, हमें
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करना है। तो अगर वो सब चीज़ करनी है तो हमें बैटरी चाहिए, लिथियम आयन बैटरी चाहिए या दूसरी बैटरी चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे देश में 5.9 मिलियन टन्स की एक तरीके से लिथियम रिजर्व्स का जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पाना, ये अल्टीमेटली एक बहुत अच्छी यहाँ पर स्टेप है। जैसे ही यहाँ पर न्यूज़ आती है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को रिलीज़ किया कि हमें यहाँ पर जम्मू रीजन में, जम्मू कश्मीर में इस तरीके का इतना बड़ा लिथियम का रिजर्व यहाँ पर मिला है। और एज आई टोल्ड यू, जिस तरीके से हम लिथियम आयन बैटरीज और दूसरी चीज़ों में इसका यूसेज बहुत ज़्यादा है। अब इसके क्या मायने हैं, उसका क्या एडवांटेजेस है। लिथियम के लिए हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। लिथियम सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस होता है, बट एक्सपोर्ट या हमारी डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसके ऊपर है, चाइना के ऊपर है। तो चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है किसका, लिथियम का। अब ऐसे में हमारे देश में लिथियम आयन बैटरीज का बनना है, या लिथियम, क्योंकि लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने में भी बहुत इशूज़ है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यहाँ पर चाहिए और बहुत कह सकते हैं कि स्किल्ड लोग वहाँ पर चाहिए, और इसका एक एनवायरनमेंट में भी बहुत बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट, रिपरकशन यहाँ पर होता है। तो ऐसे में किस तरीके से ये एक नया जो अपडेट आया, दैट इज़ 5.9 मिलियन टन हमारे देश में लिथियम यहाँ पर मिला है जम्मू कश्मीर में। तो अल्टीमेटली इससे हमारी जो ओवरऑल कह सकते हैं, जो हमने विजन रखा है कि हम पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होंगे, तो उसमें बहुत हेल्प होगी। बट इसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और किस तरीके से पूरा इसको देखा जाएगा, वो आने वाले समय में हम इसको देखेंगे। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूरा यहाँ पे बता रखा है 5.9 मिलियन टन किस तरीके से यहाँ पर मिला है, और किस तरीके से 2030 तक हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जिस तरीके से हम शिफ्ट होंगे वो और बढ़ता यहाँ पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, आर्मी सेट टू क्लोज अराउंड 80 डील्स वर्थ रुपीज 15,000 करोड़, सेज जनरल पांडे। सो हमारे आर्मी के जो चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी, उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हम डिफेंस के प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उसमें और अब हम इजाफा कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि हमारा फोर्थ जो ट्रांच है उसमें हमने जो है 15,000 करोड़ के, जिसमें ओवरऑल 80 डील्स हमने करी है अलग अलग कह सकते हैं कंपनीज से। तो फाइनली 15,000 करोड़ की हमारे यहाँ पे डील और हो चुकी है। इसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, प्रचंडा है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने की है। तो अल्टीमेटली अगर इंडिया की आज की सिचुएशन देखें तो इंडिया डिफेंस में अंडर आत्मनिर्भर भारत बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे कर रहा है। और इवन हम यहाँ पे जो हमारी आर्मी को और सशक्त कैसे बनाएं, इसके लिए आर्मी अलग अलग प्रोक्योरमेंट्स यहाँ पे कर रही है, उसको यहाँ पे सरकार मंजूरी भी दे रही है। क्योंकि आर्मी की अगर बात की जाए, वी आर अवेयर कि हमारे जिस तरीके से पड़ोसी देश है पाकिस्तान, चाइना, तो हमारे लिए हमेशा से थ्रेट है कि कैसे हम यहाँ पे हमारे देश को कहीं ना कहीं और सिक्योर यहाँ पर करें। तो ऐसे में आर्मी ने जिस तरीके से यहाँ पे काम किया है और आर्मी जिस तरीके से और डिफेंस के प्रोक्योरमेंट यहाँ पे कर रहा है, वो अल्टीमेटली उससे और यहाँ पे हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी और बढ़ेगी। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। ये बस एक अपडेट था। Then medical assistance worth rupees 7 crore given to quake hit Turkey and Syria, said by our minister. So हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मनसुख एस मंडाविया जी, उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक हमने टर्की और सीरिया में ये जो सिवियर अर्थक्वेक आया है, जिसमें लगभग 7 करोड़ की जो है यहाँ पे ओवरऑल मेडिकल असिस्टेंस जो है यहाँ पे दे दी है। ऐसे में हमने C-17 हमारे ग्लोब मास्टर्स यहाँ पर भेजे हैं, और जिस तरीके से कह सकते हैं मेडिकल सप्लाईज NDRF की टीम अलग अलग टीम्स वहाँ पे गई है और टर्की में और सीरिया में मदद कर रही है। तो अल्टीमेटली इंडिया यहाँ पर तैयार है और हर संभव मदद यहाँ पे टर्की को, सीरिया को, जहाँ जहाँ पे अटैक्स आए और जहाँ जहाँ पे इशूज़ हो रहे हैं उनको केटर करने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रही है। ओके, ये थोड़ा पॉलिटिकल था, इसको स्किप करेंगे। देन ऑन द वर्ल्ड सेक्शन, इन मीटिंग विथ राइजी शी जिनपिंग वाउज अनस्वरिंग सपोर्ट। सो यहाँ पे चाइना, एज वी आर ऑलरेडी अवेयर, चाइना यहाँ पर जिस तरीके से काफ़ी सारे देशों के साथ अपने रिलेशनशिप को और बेटर कर रहा है, इन द सेम वे एक और देश जो है दैट इज़ ईरान, और यहाँ पे ईरान के जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ मिस्टर इब्राहिम राइजी, उन्होंने यहाँ पर चाइना विजिट किया। उन्होंने चाइना विजिट किया तो उनकी चाइना के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर शी जिनपिंग, उनके साथ यहाँ पर बातचीत हुई, और दोनों देशों के लीडर्स के बीच में जब बातचीत हुई तो चाइना ने क्लियरली बोला कि हम अनस्वेरिंग यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। दैट मीन्स फुल सपोर्ट हमारा यहाँ पर ईरान को है, हर संभव मदद। तो ऐसे में यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूएस ने काफ़ी सारे सैंक्शंस यहाँ पे ईरान पे लगा रखे। ऐसे में ईरान का कहीं ना कहीं हम SCO की बात करें, SCO में भी अब 9th मेंबर यहाँ पे ईरान फुल टाइम मेंबर यहाँ पर बनने वाला है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका चेयरमैन इस साल इंडिया है। और ऐसे में यहाँ पर दोनों देशों के लीडर्स के बीच में बातचीत होना, और जिस तरीके से मैंने बताया इतने सारे सैंक्शंस यहाँ पे लगा रखे हैं। यूएस ने जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसको वापस से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, काफ़ी सारी बातचीत है, बट अभी तक उसमें कोई फेवरेबल यहाँ पर इनपुट्स नहीं आए। तो दैट अल्टीमेटली इज अ सिग्नल कि चाइना किस तरीके से अपने और दूसरे देशों के साथ किस तरीके से अपने रिलेशंस को और स्ट्रेंथन यहाँ पे कर रहा है।
Then the last news, both these news are combined. That is, Beijing tells US to investigate balloons and Taiwan says it will shoot spy balloons. So पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं किस तरीके से कुछ जो चाइना की साइड से कुछ बलून्स यहाँ पर, चाइना ऐसा क्लेम करता है गलती से यहाँ पर हमारे यूएस की टेरिटरी में यहाँ पर चले गए, देन यूएस ने उन बलून्स को शॉट डाउन कर दिया, उनका ऐसा मानना था कि स्पाई बलून्स थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि चाइना ने ऐसा बोला है कि क्या करे, यूएस इन्वेस्टिगेट करे रिगार्डिंग दीज बलून्स कि क्यों इन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया। और चाइना ने रिसेंटली ये क्लेम्स भी किए थे कि हमने पिछले कुछ समय में देखे कि यूएस ने लगभग 10 बार ऐसे बलून्स को, स्पाई बलून्स को हमारी टेरिटरी में यहाँ पर भेजा है। तो आप ऐसे कुछ डिसीजन लेने के पहले खुद इन्वेस्टिगेट करें कि आपने क्या ऐसे इंसिडेंट किए हैं, इंस्टांसेस किए और उसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पर आया। सेकेंड न्यूज़ इज़ अबाउट ताइवान। सो चाइना और ताइवान की अगर हम बात करें, हमको रिलेशंस ऑलरेडी पता है, दोनों देशों के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं है। ताइवान को चाइना अपनी ही टेरिटरी यहाँ पर क्लेम करता है। तो यहाँ पे ताइवान ने क्या बोला है कि अगर हमारी टेरिटरी में किसी भी तरीके से इस तरीके के स्पाई बलून्स आते हैं देन वी आर गोइंग टू शूट। हालांकि अब ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट उन्होंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि ऐसा हमने काफ़ी बार देखा कि ताइवान की जो कह सकते हैं ओवरऑल एयर स्पेस है या दूसरे सेक्टर, अपन नेवी की बात करें या वाटर एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे चाइना काफ़ी बार अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज या फिर चाइना काफ़ी सारे अपने एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई यहाँ पर करता है। तो यहाँ पे ताइवान ने ऑलरेडी एक सिग्नल दे दिया कि ऐसा कुछ स्पाई बलून अगर चाइना के द्वारा, एक इनडायरेक्टली हिंट थी कि अगर चाइना ऐसा कुछ स्पाई बलून अगर हमारे देश के ऊपर यहाँ पे लाता है तो हम डायरेक्टली उसको क्या कर देंगे, बस्ट कर देंगे। हम दूसरे ज़्यादा कुछ इसके बारे में सोचेंगे नहीं। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़। सो हिरन आई कंक्लूड विद टुडेज सेशन वेरन वी हैड डिस्कस लॉट ऑफ न्यूज़ अबाउट BBC के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा, कुछ बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स यहाँ पर समझे और अल्टीमेटली हमने जो स्पाई बलून और जो लिथियम रिजर्व्स है उसको समझने की यहाँ पर कोशिश करी। I hope the session was insightful. If you like the video, do hit the like button, and if you have any suggestion for us, do let us know in the comment section of this video. That's all from my side. Thanks for watching.